विवेकानंद कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने जो लास्ट क्लास में देखा था कि अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, तो अपन 2 मिनट उसके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि अपन ने जो लास्ट में जो छोड़ के गए थे वो था अंतःस्रावी ग्रंथि। प्रॉपर इसके नोट्स बनाना, चीज़ें अगर कोई भी वापस से कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे कि अपने को क्या प्रॉब्लम है, कैसे उनका अपन सॉल्यूशन करेंगे। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ थी इनके बारे में अपन थोड़ा सा अगर देखें तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था सेल, जो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी और क्रियात्मक जो कार्यात्मक संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? कोशिका के नाम से। ये जो कोशिका होती है ये मिलकर के निर्माण करती है किसका? ऊतक का, टिश्यू जिसको अपन कहते हैं। और ऊतक मिलकर के निर्माण करते हैं अंगों का, और अंग मिलकर के हमारी पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं। अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो सेल होते हैं, जो सेल होती है, कोशिका होती है, वो 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप्स, 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है स्रावी कोशिका और एक होती है अपने अस्रावी कोशिका। अगर आपने पहले वाली अगर वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उसको देखना, उसके बाद में चीज़ें और अच्छे से समझ आएंगी। जब अपनी सेल 2 प्रकार की होती है, जो टिश्यू ये भी कितने प्रकार के होंगे अपने? 2 प्रकार के। एक तो अस्रावी ऊतक और एक होते अपने स्रावी ऊतक। तो अस्रावी ऊतक और स्रावी ऊतक, जो स्रावी ऊतक होते हैं वही चीज़ अगर कोई अपने अंदर से कोई स्रावी पदार्थ बाहर निकाले तो उसे अपन क्या कहते हैं? स्रावी ऊतक। कोशिका भी, अगर ऐसी कोशिका जो अपने अंदर से स्रावी पदार्थ बाहर निकाले, स्रावी कोशिका, तो बात वही है। तो जो स्रावी पदार्थ होते हैं इनको अपन ने एक नाम दिया था वहाँ पर, ग्रंथि। क्या नाम दिया था? ग्रंथि। और ये जो ग्रंथियाँ जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक तो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होती है अपने बाह्य स्रावी ग्रंथि। अपन ने देखा था कि जो अंतःस्रावी जो ग्रंथि है ये अपने स्रावी पदार्थ को सीधे की सीधे किस में डाल देती है? रक्त में डाल देती है। किस में डाल देती है? रक्त में। और इससे जो भी स्रावी जो पदार्थ निकलता है उसे अपन एक नाम से जानते हैं, उसका नाम है हार्मोन। उसका नाम क्या है? हार्मोन। ये जो अस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं ये नलिका विहीन होती हैं। नलिका विहीन मतलब इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती, क्योंकि ये जो अपना स्रावी पदार्थ है सीधा सीधा किस में डाल देती है? रक्त में डाल देती है। इनसे निकलने वाला जो स्रावी पदार्थ होता है उसे अपन हार्मोन के नाम से जानते हैं, जो पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है। ये अपन पढ़ चुके हैं सारा का सारा, सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। बहिस्रावी जो ग्रंथि होती है वो अपना स्रावी पदार्थ नलियों के माध्यम से रक्त में न डाल करके बाहर भेजती है। इससे निकलने वाला जो स्रावी जो पदार्थ होता है, स्रावी पदार्थ, इसे कहते हैं अपन एंजाइम। किस नाम से जानते हैं? एंजाइम, जो मुख्य रूप से पाचन क्रिया में अपने कार्य आते हैं। ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं ये तो अपन कह सकते हैं कि पूरी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, लेकिन ये जो एंजाइम होते हैं ये स्थान विशेष को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ तक अपन कल जो फर्स्ट वीडियो थी अपने उसमें अपन देख चुके हैं। ये अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं ये एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 3 है। एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 3। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि हमारे शरीर में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो अगर मैं आपको एक बार वापस से जो सेकंड पार्ट था उसका अगर रिवाइज कराऊँ आपको 5 मिनट में, तो सबसे पहले अपन ने देखा मस्तिष्क। तो मस्तिष्क में अपन ने सबसे पहले एक ग्रंथि देखी थी, पीनियल ग्रंथि। उसके बाद में पीनियल ग्रंथि के जस्ट नीचे आती है अपने पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो होती है उसे अपन नाम देते हैं मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को अपन किस नाम से जानते हैं? मास्टर ग्रंथि। अब जो पीयूष ग्रंथि होती है उस पर कहाँ अपने कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस। अपन पढ़ेंगे जब अपने ब्रेन पढ़ेंगे, मस्तिष्क जब पढ़ेंगे तो उसमें अपन पढ़ेंगे थैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, एपिथैलेमस क्या होता है, पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है अपने, ठीक है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है।
तो जो पीयूष ग्रंथि होती है उस पर कंट्रोल कौन करता है? अपने हाइपोथैलेमस। अब जो पीयूष ग्रंथि पर जब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, जबकि जो पीयूष ग्रंथि पूरी बॉडी पर कंट्रोल करती है। तो अपन के समझ में एक बात आई कि जब पीयूष ग्रंथि पूरी बॉडी पर कंट्रोल करती है और उस खुद पीयूष ग्रंथि पर हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, तो इसका मतलब है कि जो हाइपोथैलेमस है उसे अपन कहेंगे हेड मास्टर ग्रंथि, मास्टर ऑफ मास्टर। जैसे सिंपल सी बात, अगर किसी स्कूल में बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? मास्टर। तो बच्चों पे कंट्रोल कौन कर रहा है? अपने मास्टर कर रहा है। जबकि जो मास्टर होता है, जो टीचर होता है, उस पर कंट्रोल कौन करता है? अपने हेड मास्टर। तो वही चीज़ अपने यहाँ पर बॉडी में जो इफेक्ट है, जो बॉडी में जो है कि हमारे पूरी जो बॉडी की जो क्रियाएं हो रही है मैक्सिमम, उन पर पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करती है। इसलिए अपन ने पीयूष को नाम दे दिया मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल कर रहा है अपने हाइपोथैलेमस, इसलिए अपन ने उसको नाम दे दिया मास्टर ऑफ मास्टर या फिर हेड मास्टर ग्रंथि। उसके बाद फिर अपन ने गले की बात की। गले में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है थायराइड। गले में ग्रंथि पाई जाती है, इसका नाम क्या है? थायराइड। और थायराइड के चारों तरफ, दोनों तरफ एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है पैराथायराइड। यहाँ तक अपन ने मस्तिष्क की बात कर ली, गले की बात कर ली। फिर अपने फेफड़ों के बीच में पाई जाती है एक थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। उससे नीचे अपन आएंगे, आमाशय के जस्ट नीचे जो छोटी आंत जो होती है, उस छोटी आंत से एक भाग जुड़ा होता है जिसे अपन कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि। अब वो अग्नाशय ग्रंथि क्या है, उसको अपन एक स्पेशल एक नाम देते हैं कि अग्नाशय ग्रंथि जो होती है मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। अब आप बोलोगे सर मिश्रित ग्रंथि क्या है, इसका मतलब क्या है? तो मिश्रित ग्रंथि का मतलब है कि ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करे और बाह्य स्रावी ग्रंथि का भी कार्य करे, उसे अपन किस नाम से जानते हैं? अपने मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। फिर अपन ने देखा था कि अपने जो वृक्क होता है, जो किडनी होती है, उसके ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है। उस ग्रंथि को अपन कहते हैं अधिवृक्क या एपीरिनल ग्लैंड। अधिवृक्क मतलब अधि का मतलब होता है ऊपर, वृक्क के ऊपर अधिवृक्क, एड्रिनल जिसको अपन का नाम जानते हैं। ठीक है। उसके बाद में जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनमें पाए जाते हैं वृषण, और जो फीमेल होती है उनमें पाए जाते हैं क्या? अंडाशय। तो यहाँ तक अपन ने जो पहली वीडियो थी और जो दूसरी वीडियो थी, वहाँ अपन ने ये सारे के सारे अपन ने देखे थे। तो अगर आपको ये चीज़ें अगर पसंद आ रही हैं तो अपने वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अपन इसमें सारी चीज़ें अपन क्रम से देखेंगे। पूरी बायोलॉजी, उसमें फिजिक्स भी, इसके बाद में फिर केमिस्ट्री, इसके बाद में फिर अपने जीके के जो पार्ट आ जाएंगे उसमें, जैसे ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ। मतलब आप ये मान के चलना कि अपन जब चीज़ें अपन कर रहे हैं तो तरीके से करेंगे, जल्दबाजी का कोई काम नहीं है। आराम से नोट्स बनाते हुए चलना है इन चीज़ों के, आपको चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से। तो इसके बाद में अपन बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों में कि कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, तो उनके बारे में अपन अब समझते हैं। देखिए, टॉपिक चल रहा है अपने अंतःस्रावी ग्रंथि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहली ग्रंथि लेते हैं अपन अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि लेते हैं अपन? अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियाज ग्लैंड। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि। अब देखो, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में अपन जब देखते हैं तो ये मान के चलो कौन सी ग्रंथि अपने अग्नाशय ग्रंथि, इसमें जो द्रव भाग है, अपन जानते हैं अग्नाशय ग्रंथि को अपन मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अग्नाशय ग्रंथि को अपन मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ये जो द्रव भाग है, ये द्रव भाग इसका बहिस्रावी का भाग कहलाता है। ये जो इसका द्रव भाग है, ये इसका कहलाता है बाह्य स्रावी। ये क्या कहलाता है? बाह्य स्रावी। और इसमें कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। इसमें कोशिकाओं के क्या पाए जाते हैं? समूह पाए जाते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, कोशिकाओं का या फिर कोशिकाओं के समूह। अब एक शब्द आता है, अगर मान के चलो किसी समुद्र में, ये कोई पानी का समुद्र है,
और अगर इस समुद्र में कोई एक भाग होता है, उठा हुआ भाग, उसे अपन एक नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है द्वीप। उसका नाम क्या होता है? द्वीप। ऐसे ही ये चारों तरफ द्रव भाग है और इस द्रव भाग में उठे हुए भाग जो कोशिकाओं का जो समूह होता है, इसको भी अपन द्वीप के नाम से जानेंगे। इसे अपन किसके नाम से जानेंगे? द्वीप के नाम से। लेकिन इन जो द्वीपों का जो नाम होता है उसे अपन कहते हैं लैंगरहैंस के द्वीप समूह। लैंगरहैंस के द्वीप समूह किस नाम से जानते हैं अपन इनको? कि लैंगरहैंस के द्वीप समूह। अब जो लैंगरहैंस के जो द्वीप समूह होते हैं, ये 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। या फिर अपन इनकी पहले बात करें, ये तो होता है बाह्य स्राविका भाग, और इसमें जो लैंगरहैंस के जो द्वीप समूह होते हैं वो होता है अंतःस्राविका भाग। वो किसका भाग होता है? अपने अंतःस्राविका भाग होता है। चलो आगे देखते हैं। ये जो लैंगरहैंस के जो द्वीप समूह है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं? 3 प्रकार की। उनमें पहली कोशिका है अल्फा कोशिका, अगली है बीटा कोशिका, और नेक्स्ट है अपने गामा सेल। अल्फा, बीटा, गामा। तो जो लैंगरहैंस के जो द्वीप समूह है ये अपने कितनी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं? 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। अब यहाँ पर जो अल्फा सेल है इससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ग्लूकागोन। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम आते हैं। अल्फा सेल से कौन सा निकलता है अपने? ग्लूकागोन। बीटा सेल से निकलता है अपने इंसुलिन हार्मोन। इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है अग्नाशय ग्रंथि से, अग्नाशय ग्रंथि में कहाँ से? लैंगरहैंस द्वीप समूह से, और लैंगरहैंस द्वीप समूह में कौन सी कोशिका से? बीटा कोशिका से। तो बीटा कोशिका से अपने कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन। और अल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है अपने? ग्लूकागोन हार्मोन। अब जो गामा जो सेल होती है उससे निकलता है अपने सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। इससे कौन सा निकलता है? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। अब देखो अपन ये नहीं कह सकते कि जो लैंगरहैंस के द्वीप समूह में 3 ही कोशिकाएं पाई जाती है, नहीं। इसके बाद में और भी कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे पीपी सेल। कौन सी सेल? पीपी सेल, जिससे एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको अपन के नाम देते हैं पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो अपने जो काम की चीज़ अपन उतना पढ़ रहे हैं बस। वापस एक बार देख लो एक बार। अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि में 2 भाग पाए जाते हैं। एक तो द्रव भाग होता है बाह्य स्रावी, एक जो कोशिकाओं का समूह होता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? लैंगरहैंस के द्वीप समूह। ये अंतःस्रावी का भाग होता है। ये 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल मुख्य रूप से। ठीक है, अगर आपको इसमें लिखने में या फिर कोई आ जाए कि किस तरीके से लिखना है तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पर समझा सकते हो। अब हम बात करते हैं अपने जो काम की चीज़ है उसमें इंसुलिन हार्मोन के। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? तो इंसुलिन हार्मोन के बारे में तो अपन पूरा पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार अपन अल्फा सेल से जो निकलता है अपने ग्लूकागोन हार्मोन, ये क्या काम करता है? ये ग्लूकागोन जो हार्मोन होता है अपने ग्लूकोज का जो स्तर होता है उसको बढ़ा देता है। ग्लूकोज के स्तर को क्या कर देता है? ये बढ़ा देता है। और जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये ग्लूकोज के स्तर को कम करता है। तो ग्लूकागोन तो क्या करता है? इंसुलिन के स्तर को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। मतलब ग्लूकोज के स्तर को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। और इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो ग्लूकोज के स्तर को क्या कर देता है? कम कर देता है। अब जो गामा सेल से जो निकलता है अपने सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, ये क्या काम करता है? ये हमारी शारीरिक जो वृद्धि होती है, हमारी जो शारीरिक जो वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि को रोकता है। क्या करता है? शारीरिक वृद्धि को रोकता है। तो अब हम इसके बाद में जो अपने काम की चीज़ है बीटा सेल से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन, अब अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। इंसुलिन हार्मोन। अब देखना,
कि हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है, कैसे काम करता है, अगर इसकी कमी हो जाए तो अपने कौन सा रोग हो जाएगा, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पर देखें। तो देखो, हम जानते हैं कि हमारा जो पूरा शरीर होता है उसमें रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं अपने? रक्त वाहिनियाँ, ब्लड सेल्स, रक्त नलिका। और रक्त नलिका में क्या प्रवाहित रहता है? रक्त ही रहेगा। अपन क्या करते हैं, जब भोजन ग्रहण करते हैं, अपन जब भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन के रूप में अपन ग्लूकोज लेते हैं। किसको प्राप्त करते हैं अपन? ग्लूकोज को। अब ये जो ग्लूकोज है, अपन जब भोजन के रूप में जब ग्रहण करते हैं तो ये ग्लूकोज जो मुख्य रूप से जो काम आता है, ये हमारे ऊर्जा बनाने के लिए काम आता है। अब ऊर्जा बनाने के लिए कैसे काम आता है तो समझना एक बार, कि हमारी जो पूरी बॉडी होती है, ये पूरी बॉडी बनी रहती है अपने सेल की। पूरी बॉडी किसकी बनी रहती है? अपने सेल की। तो मान के चलो मैंने ये बना दी सेल, कोशिका, और कोशिका में एक संरचना पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। सिर्फ समझाने के लिए, कोशिका में एक संरचना पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। अभी जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या काम करती है तो समझना कि इस माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों आकर के मिलते हैं और इससे हमारे शरीर में बनती है ऊर्जा। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है, और जब ऊर्जा बनेगी तो बताओ हमारा शरीर क्या करेगा? कार्य करेगा। तो आप अच्छे से जानते हो, अगर ऐसा स्थान जहाँ पर ऊर्जा बनती है उसे अपन एक नाम देते हैं पावर हाउस, शक्ति ग्रह, पावर हाउस या फिर शक्ति ग्रह। तो कई बार आपने एग्जाम जब दिए होंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आया होगा कि कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह अपन किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। समझ में आया क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन आकर के मिलती हैं, जिस वजह से ऊर्जा बनती है, और ऊर्जा बनती है तो हमारी बॉडी क्या करेगी? कार्य करेगी। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका का अपन इसे क्या कहते हैं? शक्ति ग्रह। अब अपन ने एक चीज़ देखी यहाँ पर कि सर ठीक है, ये आपने बता दिया, इसका मतलब क्या है? तो देखो समझना कि जो कोशिका है, अपनी पूरी बॉडी कोशिका की बनी हुई है, सेल की बनी हुई है। अब उस सेल तक हमारे को ग्लूकोज और ऑक्सीजन को पहुंचाना है। अभी अपन बात कर रहे हैं ग्लूकोज की, क्योंकि अपन ने खाने से प्राप्त किया है ग्लूकोज। श्वसन के माध्यम से अपन ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो वो बाद की बात है, लेकिन अभी ग्लूकोज की बात करते हैं। तो इस ग्लूकोज को इस रक्त नलिका से अपने को कोशिका तक पहुंचाना है। कहाँ तक पहुंचाना है? कोशिका तक। अब कोशिका तक पहुंचाना है तो कोशिका तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई माध्यम तो होना चाहिए। तो कोशिका तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम है, और इस माध्यम के ऊपर अपन इसको एक गाड़ी मान लेते हैं। एक गाड़ी जो है ये रक्त नलिका से जाती है अपने कोशिका तक। कहाँ जाती है? कोशिका तक। इसके ऊपर ग्लूकोज आकर के बैठ जाता है, और ये गाड़ी इस ग्लूकोज को पहुंचा देती है कहाँ तक? माइटोकॉन्ड्रिया अर्थात कोशिका तक। कहाँ तक पहुंचा देती है? कोशिका तक। इस कोशिका पर इस तरीके से स्टेशंस बने होते हैं, एक निश्चित स्थान बना रहता है जहाँ पर आकर के ये गाड़ी रुकती है, और इस गाड़ी में से कौन उतर जाता है? यहाँ से ग्लूकोज। तो जब ग्लूकोज उतरेगा तो सीधा कोशिका में जाएगा, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और वहाँ ऊर्जा बनेगा, आगे की प्रोसेस होगी। अब आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर ये गाड़ी का नाम क्या है? गाड़ी जो लेके जा रही है इसका नाम क्या है? इसी नाम को अपन कहते हैं, इसी गाड़ी का नाम है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन, इस गाड़ी का क्या नाम है? इंसुलिन हार्मोन। तो अब आपको यहाँ से एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि रक्त नलिका से ग्लूकोज को कोशिका तक ले जाने का कार्य कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन। या फिर सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लूकोज का परिवहन कौन करता है? तो आप क्या बोलोगे? इंसुलिन हार्मोन। क्या करता है? कौन करता है अपने? इंसुलिन हार्मोन। कुछ समझ आया? क्लियर हो गया? चलो अब अपन इसको आगे देखते हैं। अब हुआ क्या कि ये जो रक्त नलिका है अपनी पूरी बॉडी में घूमती है, और पूरी बॉडी में एक स्थान होता है किडनी। एक स्थान क्या होता है? किडनी। और किडनी में आकर के इस रक्त नलिका में छिद्र हो जाते हैं, और उसके बाद में सही से हो जाती है। छिद्र क्यों हो जाते हैं?
क्योंकि इस रक्त नलिका में ब्लड होता है, इस रक्त नलिका में क्या होता है, ब्लड प्लस यूरिया, ब्लड प्लस यूरिया। जब इस किडनी में आकर के या फिर इस वृक्क में आकर के जब क्षमता है तो किसका निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण। किसका निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण। अब आप मेरे को एक चीज यहाँ पे बताना, अगर ऐसा हो जाए कि हमारे शरीर में अगर इंसुलिन हार्मोन की अगर कमी हो जाए, हमारे शरीर में इंसुलिन जो हार्मोन है, इस इंसुलिन हार्मोन की क्या हो जाए, कमी हो जाए। अगर इस इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो जो हमारी रक्त नलिका है, इस रक्त नलिका में ग्लूकोज की मात्रा कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, हाँ या ना। अगर हमारे शरीर में अगर इंसुलिन हार्मोन की अगर कमी हो जाए, किसी भी कारण से अगर इंसुलिन हार्मोन की अगर कमी हो जाए तो हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई, जिस वजह से जो ग्लूकोज जो रक्त नलिका में है अभी, उस ग्लूकोज को कोशिका तक ले जाने वाला कोई होगा नहीं। तो इससे क्या होगा कि सर हमारा जो रक्त होगा उसमें ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई। फिर इसका मतलब क्या है, क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं, तो जब रक्त जैसे ही इस किडनी में जाएगा, वृक्क में जाएगा, तो जब यहाँ पर मूत्र का जब निर्माण होगा तो इस मूत्र में मुख्य रूप से जो पदार्थ पाए जाते हैं वो जल पाया जाता है और एक पाया जाता है यूरिया, 2 से 3% यूरिया पाया जाता है और बाकी का जो बच गया वो जल पाया जाता है। लेकिन अब इस ब्लड में ग्लूकोज भी उपस्थित है, इस ब्लड में कौन उपस्थित है, ग्लूकोज। तो ये भी इसमें छनेगा और जब इसमें छन के आएगा तो मूत्र में कौन आ जाएगा, ग्लूकोज। और जब मूत्र में ग्लूकोज आ जाएगा उसे अपन कहते हैं, या फिर हाँ, जब यहाँ पर ब्लड में जब ग्लूकोज होगा तो ब्लड अपना क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। ब्लड कैसा हो जाएगा, मीठा, जिसको अपन एक रोग के नाम से जानते हैं और उस रोग का नाम है डायबिटीज। क्या नाम है, डायबिटीज, या फिर इसका नाम अपन हिंदी में बोलते हैं मधुमेह, और अगर इसको पूरा अगर बोलें तो डायबिटीज मिलिटस। किस नाम से जानते हैं अपन, डायबिटीज मिलिटस। तो देखो यहाँ पे समझा रहा हूँ इसको, अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए, अगर इंसुलिन हार्मोन की अगर कमी हो जाए तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा, रक्त में ग्लूकोज का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर रक्त में अगर ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो रक्त कैसा हो जाएगा, बताओ, तो सर मीठा हो जाएगा। रक्त कैसा हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। और अगर रक्त मीठा हो गया तो इस रोग को अपन एक नाम से जानते हैं, मधुमेह। किस नाम से जानते हैं, मधुमेह, या फिर डायबिटीज मेलिटस, DM। किस नाम से जानते हैं, डायबिटीज मेलिटस। तो मेरे हिसाब से छोटी छोटी बातें थी अग्नाशय ग्रंथि के बारे में अभी तक अपन ने देखी। उसमें अपन ने जो बीटा सेल से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन, उसके बारे में अपन ने देखा कि सिंपल सी बात, इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है कि रक्त नलिका से ग्लूकोज को कहाँ तक पहुँचाना, कोशिका तक पहुँचाना। वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो ऊर्जा का निर्माण होता है, और जब ऊर्जा जब निर्मित होती है तो क्या होता है, कार्य होता है, हमारी पूरी बॉडी में कार्य होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अपन कोशिका का शक्ति गृह के नाम से जानते हैं। समझ आया। अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, बताओ। देखो, इंसुलिन हार्मोन कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, मधुमेह या डायबिटीज मेलिटस। अब यहाँ पर बात आती है कि ये डायबिटीज मेलिटस क्या है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रकार कितने हैं इसके। तो कई लोगों को डायबिटीज हो जाती है। अब जब कई लोगों को डायबिटीज हो जाती है तो देखो, एक एज के साथ साथ जब अगर व्यक्ति की अगर एज बढ़ती है तब डायबिटीज होता है, तब तो कोई बात ही नहीं है। 25 साल से ऊपर अपना इंसुलिन जो हार्मोन होता है लगभग इसकी मात्रा कम होने लग जाती है, इसका जो निर्माण होता है वो कम होने लग जाता है। जो बच्चे होते हैं वो मीठा ज़्यादा खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खाने दो। क्यों? क्योंकि उनमें इंसुलिन हार्मोन जो है वो कैसा बन रहा है, अपने ज़्यादा बन रहा है। पचा लेंगे वो तो सब काम हो जाएगा उनके। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनकी एज भी ज़्यादा है और वो आप मीठा भी खा रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, उनमें कौन सा रोग होने लग जाएगा, कौन सा रोग हो जाएगा अपने, मधुमेह या डायबिटीज। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है,
कम उम्र में क्या हो जाता है, डायबिटीज। कम उम्र में क्या हो जाता है, डायबिटीज। जैसे किसी व्यक्ति के अगर 40 साल के बाद हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 40 साल से अगर पहले हो रहा है तो दिक्कत है। अगर 40 साल से पहले हो रहा है तो वो दिक्कत है। तो एज के आधार पर अपन ने इस मधुमेह को या डायबिटीज मेलिटस को या डीएम को दो भागों में बांटते हैं, जिनमें दो भागों में वे कैसे बांटते हैं, डीएम फर्स्ट और डीएम सेकंड। तो अपन आगे देखते हैं कि डायबिटीज मेलिटस क्या है, कितने प्रकार से अपन इसको बांटते हैं। तो देखते हैं आगे, देखो अब बात करते हैं अपन जो मधुमेह जो रोग होता है, डायबिटीज मेलिटस। ये डायबिटीज मेलिटस कितने प्रकार का होता है। तो डायबिटीज मेलिटस अपन ने देखा कि मुख्य रूप से अपन इसको एज के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। एज के आधार पर अपन इसको कितने भागों में बांटा था, दो भागों में। अब देखो कई बार क्या है कि अपनी जो जीवन शैली होती है, खान पान होता है, आनुवांशिकता होती है, इनके कारण ये रोग अपने उत्पन्न हो जाता है, मधुमेह। तो कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस है वो अपन देखते हैं। तो जो डीएम जो फर्स्ट होता है, डायबिटीज मेलिटस जो फर्स्ट है, ये होता है 40 साल से पहले। कि ऐसे व्यक्ति जिनमें 40 साल नॉर्मल एज मानी जाती है, 40 साल से अगर पहले अगर हो रहा है तो इसका मतलब हमने जो डायबिटीज है वो फर्स्ट है, मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस फर्स्ट है। तो डायबिटीज मेलिटस की जो फर्स्ट की जो विशेषता है वो क्या है कि 40 साल से पहले होगा। अगर 40 साल से पहले है तो इसे अपन आनुवांशिक रोग भी कहते हैं। इसे अपन किस नाम से जानते हैं, आनुवांशिक रोग के नाम से जानते हैं। आनुवांशिक जो होता है अपने माता पिता से हमारे में आया हुआ है, आनुवांशिक रोग कहलाता है। इसका मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अगर 40 साल से कम उम्र का है और उसके अगर मधुमेह या डायबिटीज़ है तो इसका कारण क्या है कि उसके माता पिता या किसी ना किसी अपने जो ब्लड रिलेशन में जो है उनके क्या है, डायबिटीज है, जिसकी वजह से उसमें आया है। अब इसमें होता क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें होता क्या है कि जो इंसुलिन हार्मोन जो बनता है वो बीटा सेल से बनता है। किससे बनता है, बीटा सेल से। वो जो बीटा सेल हैं वो इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर देती हैं, और जब इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर देंगे तो व्यक्ति में इंसुलिन हार्मोन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो बाहर से अगर ग्लूकोज लेगा तो ग्लूकोज को पहुंचाने वाला जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो तो होता ही नहीं, अब कम हो रहा है, जिसकी वजह से उसमें जो ब्लड होता है उस ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब सर इसका उपचार क्या है, तो उपचार यही है कि आपको बाहर से इंजेक्शन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपको इंसुलिन हार्मोन ग्रहण करना पड़ेगा। जो इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो उस ग्लूकोज के परिवहन को सुचारू रूप से कर सके। ये तो होता है अपने डायबिटीज मेलिटस फर्स्ट। तो एक बार देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पर, लिख दिया क्योंकि टाइम खराब करने से क्या फायदा है, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो डायबिटीज मेलिटस डीएम दो प्रकार के हो गए, डीएम फर्स्ट और डीएम सेकेंड। जो डीएम फर्स्ट है वो 40 वर्ष से पहले होता है, आनुवांशिक रोग होता है। इसमें बीटा सेल जो है नष्ट हो जाती है, इंसुलिन हार्मोन कम बनता है, और उपचार क्या है, इंसुलिन हार्मोन बाहर से लेना, बस हो गया। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब डीएम सेकंड क्या है, इसका उल्टा लगा लो आप कि वो 40 वर्ष तक हो रहा है, ये 40 वर्ष के बाद में होगा, 40 वर्ष के बाद में होगा। इसमें क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन तो अच्छे से बनता है, नॉर्मल रूप में इंसुलिन हार्मोन बनता है, लेकिन सर इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब इंसुलिन हार्मोन बन रहा है और अब ग्लूकोज का परिवहन के लिए ऑक्सीजन जो इंसुलिन हार्मोन है वही चाहिए। तो इसका जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो इंसुलिन हार्मोन को जो रिसेप्टर होते हैं वहाँ पर जो रोकते हैं, जो स्टेशन अपन कह सकते हैं, वो स्टेशन नष्ट हो जाते हैं। अब इंसुलिन हार्मोन उस ग्लूकोज को बिठा करके सब जगह तो घूमे आया पूरी बॉडी में, लेकिन उस ग्लूकोज को उतारने वाला, वहाँ से प्राप्त करने वाला, ग्रहण करने वाला तो कोई है ही नहीं वहाँ पर। और जब वहाँ पर उसको प्राप्त करने वाला कोई है नहीं तो वापस उससे घूमता रहेगा, और जब घूमता रहेगा तो रक्त में भी फिर भी किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। फिर कारण क्या है इसका, तो इंसुलिन हार्मोन नॉर्मल बनता है, इसमें जो स्टेशन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जो रिसेप्टर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कब होता है अपने डायबिटीज मेलिटस सेकंड, 40 वर्ष के बाद में होता है। और इसका कारण क्या है, अपनी लाइफ स्टाइल, जीवन शैली। जैसे जीवन शैली में अनियमितता जब पाई जाती है तो अपने डीएम सेकंड हो जाता है। जैसे स्मोकिंग, धुआंधार सिगरेट खींचते हैं अपन, और अगर जब अपन सिगरेट पीते हैं तो प्रॉब्लम आती है अपने, जो इंसुलिन हार्मोन को जो ग्रहण करने वाले, रोकने वाले रिसेप्टर होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं अपने, जो नष्ट हो जाते हैं।
एल्कोहल, मतलब शराब पीने वाले, दारू पीने वाले, एल्कोहल पीने वाले, उनका सेवन करने वाले, उनमें भी मुख्य रूप से देखना आप कभी भी अपने घर परिवार में, उनमें भी इंसुलिन हार्मोन जो है वो तो नॉर्मल बनता है, लेकिन उनमें भी अपने डायबिटीज़ पाया जाता है। फिर मोटापा, आज अपने जो है नॉर्मल जो जीवन शैली चल रही है, आप जानते ही हो, ये सबसे बड़ी समस्या है मोटापा की। तो इंसुलिन हार्मोन, ये जो मोटापा है, ये भी अपने रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा देता है। फिर शारीरिक व्यायामापन जो नहीं कर पाते, कम करते हैं, आज इतनी अपने जीवन शैली इतनी व्यस्त हो चुकी है कि अपने शरीर में अपन ध्यान नहीं देते। तो ये सारी जो परेशानियां होती हैं, ये सारी जो भी परेशानियां होती हैं, जिसकी वजह से अपने जो डीएम सेकंड जो है इंसुलिन हार्मोन की जो अपन कहते हैं कमी के कारण, लेकिन नहीं, इसमें कमी नहीं होती, इसमें जो उसको ग्रहण करने वाले हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो अपन ने इंसुलिन हार्मोन की कमी से रोग देखे थे, कौन सा रोग होता है, ठीक है, मधुमेह रोग, डायबिटीज मेलिटस। और डायबिटीज जो मेलिटस होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अपन ने देखे 2 प्रकार कौन कौन से हैं, पहला वाला, दूसरा वाला। पहले वाले में जो उपचार होता है, उस उपचार में अपन देखते हैं कि आप बाहर से कोई इंजेक्शन वगैरह ग्रहण करो, लो, लगवाओ इंसुलिन हार्मोन के दवाइयाँ। डीएम फर्स्ट जो है, इसका इलाज क्या है? सबसे अच्छा इलाज तो यही है, आप ये काम करना बंद कर दो। अगर आप सिगरेट पीते तो कम कर दो, बंद मत करो, लेकिन कम कर दो, धीरे धीरे आदत छूट जाती है। एल्कोहल सेवन कम करो इसका, मोटापे को कम करो। और मोटापा कम कैसे होगा? व्यायाम करेंगे, घूमेंगे, अपन फिरेंगे, दिमाग पे स्ट्रेस होता है, मानसिक तनाव जिसको अपन कहते हैं, तो वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पर देखने को मिलती है। उपचार में इनको कम कर दो, और उपचार में क्या है? दवाई, ड्रग्स जिनको अपन कहते हैं, दवाई जो इनको अपन कहते हैं। तो आज अपन ने पिछली जो 2 क्लास थी उनका रिवाइज थोड़ा सा किया था। इसमें भी अपन ने देखा कि अग्नाशय ग्रंथि क्या है, जिसको अपन, हाँ इसमें एक और है, अग्नाशय ग्रंथि को अपन किसके नाम से जानते हैं? मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि के नाम से इसको अपन जानते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं मिश्रित ग्रंथि? क्योंकि ये अंतःस्रावी का भी कार्य करती है और बाह्य स्रावी का भी कार्य करती है। तो मेरे हिसाब से अंतःस्रावी ग्रंथि में अपन ने सबसे पहले पढ़ी अग्नाशय ग्रंथि। आपको अच्छे से समझ में आई होगी, मैं आशा करता हूँ। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। क्वेश्चंस इसके सॉल्व करना, जब अपन पूरा जब टॉपिक कर लेंगे तो आपको चीज़ें पसंद आएंगी, अच्छी लगेंगी, ये विश्वास है मेरा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी मैं जानता हूँ, तो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो। शायद यहाँ तक तो पहली बात तो पहुँचते ही बहुत मुश्किल है, अपने देख लेते हैं, बंद कर देते हैं, कुछ ऐसे इस तरीके से। लेकिन हाँ, जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए ये चीज़ बेस्ट है। आपको ये मान के चलना कि जो अपन चीज़ पढ़ रहे हैं वो RH लेवल तक की है, इससे PCS एग्ज़ाम के भी जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद में इनके जो PDF वगैरह है वो अपने ऐप पर डाल दी जाएगी। ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, विवेकानंद कंपटीशन क्लासेस के नाम से। तो जो अपना YouTube चैनल है वो तो है VVC एकेडमी के नाम से, VVC एकेडमी के नाम से। लेकिन जो अपना ऐप है, आपकी लिंक, आपको जो है लिंक आपको डाल दी जाएगी विवेकानंद कंपटीशन क्लासेस के नाम से। वहाँ पर आपको इसके सारे के सारे नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो अपन ने ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, इसको शेयर करो दोस्तों के साथ में, हाँ प्रमोट करो हमारे को और अच्छे से। अपन और अच्छे से अगर ज़्यादा लाइक होंगे, शेयर करोगे आप, सब्सक्राइब करोगे तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। तो इनको भी करो, आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो आज के लिए इतना ही। कल अपन आगे देखते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में कौन कौन सी आगे अपन ग्रंथियाँ पढ़ेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है, धैर्य बनाए रखें, चीज़ों को समझते हुए चलें। धन्यवाद, थैंक यू।